तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 28 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमको मिल चुके हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर के काफ़ी सारे प्रश्न मिल गए हैं। हिंदी के तो एग्जाम्पल सहित मिल गए हैं कि सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिल गए हैं। तो सारे प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए चलेंगे। एक-एक प्रश्न के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएँगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, इसलिए स्पीड ज़्यादा रखें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मिले हैं और हर प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देनी है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएँगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें कि आपका जब भी पेपर हो, आप अपने प्रश्नों को हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत भेज दीजिएगा 7052547003। ज़रूर से ज़रूर भेज दीजिएगा, जिससे कि दूसरों को मदद मिल सके और सही प्रश्न हमारे पास में, एग्जैक्ट प्रश्न हमारे पास में आ सकें। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, तो पलक मुच्छल का संबंध किस शहर से है? तो ये एक गायिका है। आज यह प्रश्न पूछा गया है कि किस शहर से इनका संबंध है। तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं पलक मुच्छल, जो कि एक जो है गायिका है। ठीक है, चलिए आपको डिटेल में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो पलक मुच्छल का जन्म 30 मार्च 1992 के दिन भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में एक मध्यम वर्गीय महेश्वरी और मारवाड़ी परिवार में जो है इनका जन्म हुआ है, और ये एक पार्श्व गायिका है। ठीक है, चलिए गाना की बात कर लेते हैं। तो इनका पहला गाना था टाइगर फिल्म में लापता, जो गाना था वो इनका पहला गाना था। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो आपको पता है विश्वामित्र पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। जो कोच होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं इस पुरस्कार के बारे में, क्योंकि अब ये पुरस्कार जरूर से जरूर रिपीट होगा। 2-3 पुरस्कार जो आज आए हैं वो आपको आगे की शिफ्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। विश्वामित्र पुरस्कार ऐसे प्रशिक्षकों यानी कि कोच को दिया जाता है जिसके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण, 4 रजत एवं 6 कांस्य पदक जीते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या होगा कि वो जो है लाइन बना करके दे देंगे, बताइए इनमें से कौन-सा विश्वामित्र पुरस्कार के बारे में सही है। तो डिटेल में आपको जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये डिटेल में जानकारी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर ही मिलती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बता दें। आप विश्वामित्र पूछ लिया, तो विक्रम भी आपसे पूछ सकते हैं। विक्रम पुरस्कार देख लीजिए। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश में सर्वोच्च राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों में से एक है। यह वरिष्ठ खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार की घोषणा मध्य प्रदेश में खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा की जाती है, और यह पुरस्कार वर्ष 2002 में जो है शुरू किया गया था। ये विक्रम भी आप देख करके जाएंगे, आपसे आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक जो है एकलव्य पुरस्कार बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। 26 दिसंबर 2022 को भोपाल के रविंद्र भवन में एकलव्य पुरस्कार के लिए प्रीति रजक, जिनका संबंध शॉटगन से है। अब ये पूछा जाएगा, लोग कह रहे हैं सर कहाँ से खिलाड़ी आ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। पहली पहली बार हम नाम सुन रहे हैं। आज भी पूछा गया है, जिज्ञासा राजपूत करके एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को पूछा जा रहा है, जिनने थोड़ा सा भी कुछ नया किया है ना, उनको पूछ ले रहे हैं। तो ये शॉर्ट गन में जो है इनका भी पुरस्कार दिया गया है, प्रीति रजक, जो कि शॉर्ट गन से संबंधित है। देख लीजिएगा, ये प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका नाम जो है पुकारा गया है एकलव्य पुरस्कार के लिए, तो इनको याद रखिएगा। इनका खेल भी जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीति को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुरस्कार दिया, आप याद रखिएगा, शॉटगन से संबंधित है। चलिए, इनमें से किसे कुमार गंधर्व पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो नहीं का ऑप्शन तो पता नहीं है, लेकिन किस किस क्षेत्र में दिया जाता है वो हम आपको बता देते हैं। तो कर्नाटक संगीत, शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, कुमार गंधर्व पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ जानकारी आपको बता दें। तो कलाकारों की आयु 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हर साल पुरस्कार के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी तीनों संगीतों में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए कुमार गंधर्व के बारे में बता दें। तो राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1992 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को दिए जाने वाले वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है ये दिया जाता है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व के नाम पर इसको दिया जाता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, डेट जरूर याद रखिएगा कब इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। तो मध्य प्रदेश आदिवासी जनजाति संग्रहालय किस सन में बना था? अब इसके दो यहाँ पर निकल के आए हैं, और जो अब ऑप्शन तो पता नहीं क्या था, लेकिन दो बता दें। अगर 1954 दिया है तो छिंदवाड़ा वाला जो है वो 1954 में उसकी स्थापना हुई थी। और जो नवीन करंट अफेयर का दिया है तो 2013 में भोपाल में भी जो है एकमात्र देश का आदिवासी संग्रहालय ऐसे करके जो है एक न्यूज़ काफ़ी चली थी, तो भोपाल वाला 2013 में था। अब ऑप्शन में क्या था ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी भोपाल वाले के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं, देख लीजिए।
तो जनजातीय संग्रहालय की स्थापना राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स पर 6 जून 2013 को की गई थी। करीब 2 एकड़ में फैले इस संग्रहालय को 35 करोड़ 20 लाख रुपए के बजट में बनाया गया है। इस संग्रहालय का प्रतीक चिन्ह जो है वो बिरछा जो है वो इसका प्रतीक चिन्ह है। छोटी-छोटी बातों को आपको याद करके चलना है, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है? बाकी आदिवासी की बात कर लेते हैं तो वर्तमान आदिवासी प्रतिशत जो है मध्य प्रदेश में 21.0% आदिवासी निवास करते हैं। संख्या में बात करें तो 153.16 लाख आदिवासी वर्तमान में मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तो भाई छाई हुई है, सतपुड़ा को अच्छे से पढ़ लो, छोटी-छोटी बातों को पढ़ लो, क्योंकि सतपुड़ा डेली आ रहा है, ठीक है? और डेली हम आपको एग्ज़ाम एनालिसिस करा रहे हैं। कल भी हमने सतपुड़ा के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी और आज भी हम बताने वाले हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किन 2 नदियों के बीच सीमा का विभाजन का कार्य करती है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में सीमा विभाजन का कार्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी करती है। कुछ जानकारी देखिए, तो सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। अब पूछा जाए कि कहाँ तक विस्तृत है, तो याद रखिएगा इसका विस्तार छोटा नागपुर के पठार तक है, ठीक है? तो छोटा नागपुर के पठार तक ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फैली हुई है, ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है? बाकी सतपुड़ा के बारे में कल वाली वीडियो हम काफ़ी चीज़ें आपको बता चुके हैं। एक बार सारे एनालिसिस देख लीजिए, 15 मार्च से हमने शुरू कर दिया था, आज तक के सारे एनालिसिस देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अभी तक तो हम देख चुके हैं कम से कम 60-70 प्रश्न एज़ इट इज़ बिल्कुल वैसे के वैसे ही रिपीट हो चुके हैं। चाहे कंप्यूटर की बात करें, चाहे आप इसकी जीके की बात करें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बात और आपको बता दें, कंप्यूटर के 15 मार्च से अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं, उसकी वीडियो हमने कल अपलोड कर दी है, ठीक है? ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी तो इसकी स्क्रीन पर ही आपको वीडियो मिल जाएगी। क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वे प्रश्न डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न था, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो है वो भारत का वायसराय था। कहा भी गया है कि कांग्रेस जो है वो डफरिन की मस्तिष्क की उपज थी, ठीक है? चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो लॉर्ड डफरिन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बन के आया था। और आपको पता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यही था उस समय, ठीक है? चलिए आप कांग्रेस के बारे में कुछ बता दें, क्योंकि कांग्रेस आई है तो कुछ ना कुछ पूछेंगे अब, क्योंकि वो एक टॉपिक पकड़ लेता है, फिर इस टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। देख लीजिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक यानी महासचिव कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम जो है ये इसके महासचिव थे। कई बार ए.ओ. ह्यूम का फुल नाम भी पूछा गया है। तो जनरल एलन एक्टोविन इन ह्यूम जो है वो इनका पूरा नाम था। थोड़ा-सा स्पीड ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कम समय में पूरी जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। समय आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़े से समय में पूरी जानकारी देख कर के और आप तैयारी में लग जाइए। ज़्यादा समय मत व्यतीत कीजिए एग्ज़ाम एनालिसिस देखने में इधर-उधर, ठीक है ना? सारी चीज़ें हम आपको एक साथ प्रोवाइड करा देते हैं, तो क्यों इधर-उधर भटकना है, ठीक है? कट ऑफ तक हम आपको बता देते हैं शिफ्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत जो है वो किस योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था? तो सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत को स्वतंत्रता मिली थी। अब पूरी जानकारी आपको दे देते हैं, देख लीजिए। तो 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। इसका प्रमुख बिंदु था कि आगामी 15 अगस्त 1947 से भारत को 2 भागों में जो है विभाजित करके इसको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, और वे 2 भाग जो होंगे पूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश भारत और पाकिस्तान बन करके जाएँगे, ठीक है? ये लोग जो है इनको बना करके जाएँगे भारत और पाकिस्तान का, ठीक है? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बिल्कुल पूछा जाएगा आगे, तो याद रखिएगा। अब देखो डफरिन पूछा है तो अब प्रधानमंत्री पूछेंगे, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो क्लीमेंट एटली जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। हम इसलिए पूरा प्रश्न भी बताते हैं, और आज क्या पूछा गया और क्या आगे उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, वो सारी जानकारी आपको देते हैं। तो एक लाइक तो बनता है भाई इतनी मेहनत के लिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल की हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ट्रिक से हमने आपको बताया कि महाजनपद काल उनकी राजधानी कैसे याद कर सकते हैं। आज प्रश्न पूछा गया था, महाजनपद काल में कौन सी ऐसी जनपद है जो लोकतांत्रिक या फिर गणतांत्रिक थी? तो सही आंसर है वज्जी और मल्ल। ऐसी दो जो है महाजनपद थी जो लोकतांत्रिक या फिर गणतांत्रिक थी, ठीक है? देखिए, बाकी अब ये पूछा जाएगा उससे रिलेटेड। देखिए गणतांत्रिक लोकतांत्रिक पूछ लिया, अब ये पूछा जाएगा कि साउथ में कौन सी थी, दक्षिण में कौन सी थी, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो अस्मक कहाँ पर था? दक्षिण में था, बाकी सारी उत्तर में थी, ठीक है? वज्जी और मल्ल जो है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और बाकी सब में क्या थी? राजतंत्रात्मक थी। ये सारी चीजें आपको एक एक छोटे छोटे फैक्ट याद करके जाने हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। एक पॉइंट पकड़ लेता, अब महाजनपद पकड़ लिया ना, अब महाजनपद से कई सारे प्रश्न बनेंगे। साउथ वाला प्रश्न जो है ना, कौन सी महाजनपद साउथ में है, देख लेना। मैं आपको बताऊंगा कि एक ना एक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाने वाला है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
किशोर कुमार अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। हमारे पास भेजा गया है, 2-3 लोगों ने भेजा इसलिए हमने इसको शामिल किया है। अब पूछा गया है कि नहीं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब अगर भेजा है तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है? हो सकता है पूछा गया हो। तो किशोर कुमार अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। नहीं पूछा है तो आगे पूछ लेंगे, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में निर्देशन, अभिनय, पटकथा और गीत लेखन के क्षेत्र में जो है दिया जाता है, जो लोग विशेष योगदान करते हैं, ठीक है? अब ये तो हमने आपको बता दिया। अब कुछ ऐसे पुरस्कार देख लीजिए जिनकी राशि अब आपसे पूछी जा सकती है, कितने पुरस्कार में कितनी राशियाँ दी जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा राशि दी जाती है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान में 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब सम्मान से ऐसे प्रश्न आएँगे राशि वाले, ठीक है? राष्ट्रीय कबीर सम्मान में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। और देख लीजिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान में, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तानसेन समारोह हमने आपको पहले ही बताया था, ग्वालियर में होता है, हजीरा नामक स्थान पर होता है, ठीक है? तानसेन और मोहम्मद गौस का मकबरे पर होता है, दोनों मकबरे एक ही जगह हैं, ठीक है? चलिए, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। ये सब आपको पढ़ कर के जाना है, आपके आगे एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासा राजपूत, अब देखिए जिसको नहीं पता होगा जिज्ञासा राजपूत के बारे में, तो वो इसको बिल्कुल गलत करके आया होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि जिज्ञासा राजपूत ने आखिर ऐसा क्या किया है, जिस वजह से ये प्रश्न बना है, ठीक है? तो जिज्ञासा राजपूत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मुक्केबाजी से इनका संबंध है। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया है। तो राजपूत जो जिज्ञासा राजपूत हैं, एशियन चैंपियनशिप में भारत की चुनौती पेश करेंगी। अब वो एशियन चैंपियनशिप का जो है खेलने जा रही हैं, ठीक है? उसने नेशनल ट्रायल में पंजाब और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को हराया है। तो मध्य प्रदेश की ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पंजाब और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को हराया है और जा रही हैं कहाँ पर? एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने, मुक्केबाजी से संबंधित है, इसलिए यह प्रश्न बना है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वो शॉर्ट गन वाला प्रश्न आप याद रखिएगा, आगे आपसे पूछा जाएगा कौन है रजक करके कोई जो हमने आपको ऊपर बताया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एलसीएस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके बाद में आपका वो शुरू होगा, वनरक्षक वाला शुरू होगा, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, हर एक एग्ज़ाम का एलसीएस ऐसे ही हम डेली बेस पर लेकर के आते रहेंगे। इसके बाद शाम वाली शिफ्ट का भी लेकर के आएँगे, ऐसे ही सेम टू सेम हर एक प्रश्न के बारे में डीप जानकारी जो आगे आपकी बनेगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल दबा लेंगे, ठीक है? देखिए, मध्य प्रदेश में बच्चों के अल्प पोषण स्तर में कितनी कमी लाना जो है वो लक्ष्य रखा गया है? तो 6% की कमी लाना लक्ष्य रखा गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको दें, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अल्प पोषण से बचाव एवं इसमें कुल 6% की जो है कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि प्रति वर्ष जो है वो 2% कमी लाएँगे, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है? प्रति वर्ष 2% कमी लाएँगे और 6% इनका टारगेट रखा गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में 7 परियोजनाओं का उद्घाटन मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया? तो सही आंसर है रीवा में जो है वो इन्होंने उद्घाटन किया है। कुछ जानकारी देखते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के रीवा में 204 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 2444 करोड़ रुपए की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया है। ये प्रश्न आपका बना था, ठीक है? तो याद रखिएगा। अब यहाँ से केंद्रीय मंत्री का नाम जरूर याद रखिएगा, आगे भी प्रश्न बन सकता है। साइंस की बात करें तो नमक का रासायनिक नाम आज पूछा गया था। सोडियम क्लोराइड जो है वो नमक का रासायनिक नाम होता है और NaCl इसका सूत्र होता है। अब प्रश्न क्या, अगर डीप बनाएंगे तो क्या प्रश्न बनाएंगे? नमक कितने प्रकार का होता है? तो नमक जो है आपका 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है देख लीजिए। तो विभिन्न प्रकार के नमक होते हैं, अर्थात अम्लीय नमक, मूल नमक, तटस्थ नमक और दोहरा नमक। ये 4 प्रकार के नमक होते हैं। आगे प्रश्न बन सकता है, ठीक है? डिप्थीरिया रोग किसकी वजह से होता है? तो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया की वजह से जो है डिप्थीरिया रोग होता है। कुछ जानकारी देखिए। तो डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। यह रोग कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, जो कि मुख्यतः गले और ऊपरी वायुमार्ग को संक्रमित करता है तथा टॉक्सिन एवं अन्य अंगों को भी ये प्रभावित करता है। ये थोड़ा सा आपको पढ़ करके जाना है। डिप्थीरिया और काली खांसी के लिए टीका कौन सा लगता है? तो डीपीटी टीका जो है वो लगाया जाता है डिप्थीरिया रोग के लिए। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, ऐसा बताया गया है। देख लीजिए। संतृप्त विलयन से एक प्रश्न था, प्रश्न सही एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है, लेकिन संतृप्त विलयन का जो है वो परिभाषा क्या होती है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन करके ऑप्शन बाय ऑप्शन दिया था कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। चलिए बता देते हैं। तो संतृप्त विलयन किसी निश्चित तापमान पर उतना ही पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलायक में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन हम कहते हैं, ठीक है? अब इसमें से ही कुछ टॉपिक बाय टॉपिक बना दिए थे, पॉइंट बना दिए थे और फिर उसमें से ऑप्शन दिया था, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, ऐसा करके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी की बात करते हैं, सीधे हिंदी पर आते हैं। तो एक तो हमने आपको बता ही दिया कि सुबरन को खोजत फिरत कवि ब्रह्म व्यभिचारी चोर, ऐसे करके कुछ था, जिसका आंसर आपका श्लेष अलंकार था। बाकी एग्जाम्पल देखते हैं। अमावस्या की शुद्ध वर्तनी करने को आया था, अमावस्या की शुद्ध वर्तनी, ठीक है? परिभाषा की शुद्ध वर्तनी, परिभाषा लिखा हुआ था, 4 ऑप्शन दिए थे और बोला था इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी, ठीक है? विलोम शब्द काफ़ी आए थे, उपसर्ग प्रत्यय आ रहे हैं, अब उपसर्ग आने लगा है, इसके बाद प्रत्यय आएगा, ठीक है? क्रम में लगाने के लिए 5 से 6 प्रश्न क्रम में लगाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना?
और फिर उसके बाद तत्सम तद्भव आया था, सर्वनाम भी आज पूछा गया है, ठीक है? वाच्य के भी प्रश्न आज पूछे गए हैं। मैथ में अगर बात करते हैं, थोड़ा-सा एडवांस का लेवल आज बढ़ गया है मेरे भाई, ठीक है ना? एडवांस को आपको अच्छे से करके जाना है। आज बेलन वाला प्रश्न एडवांस में आया था और एंगल बाइसेक्टर वाला प्रश्न आपका एडवांस में आया था। तो ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप अब थोड़ा-सा निगाह में रख कर के जाइए। हालाँकि प्रश्न मेंसुरेशन से ही ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है ना? जो एडवांस में बन भी रहे हैं, तो मेंसुरेशन से 4-5 प्रश्न एडवांस के अब आने लगे हैं। बॉडमास से 3 प्रश्न थे, अनुपात समानुपात का 1 प्रश्न, पाई चार्ट से 4 प्रश्न और आज पाई चार्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। बता रहे हैं कि इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन नहीं था, हिंदी में करके देखना पड़ रहा था। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी-सी दिक्कत हुई है, ठीक है? टाइम एंड वर्क तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा, अगर हिंदी में नहीं दिखाई दे रहा तो इंग्लिश में कर लो, इंग्लिश नहीं दिखा रहे तो हिंदी में कर लो, छोड़ करके मत आओ, ठीक है? उसको मतलब सॉल्व करके आओ, चाहे कैसे भी करके आओ। डीआई में बार ग्राफ का 1 प्रश्न था, टाइम एंड वर्क का 1 प्रश्न था, ज्योमेट्री का 1 प्रश्न देखने को मिला, एंगल बाइसेक्टर वाला, ठीक है? स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से प्रश्न था, विभाज्यता का नियम आज भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न थे और आज सीआई से 1 प्रश्न था, प्रायिकता से 1 प्रश्न था, एवरेज से भी 1 प्रश्न था और माध्यमातिका से सिंपल 2 प्रश्न आए थे, ठीक है? चलिए रीजनिंग की बात करते हैं, तो आज क्यूब पूछा गया, अभी तक क्यूब नहीं पूछा जा रहा था, ठीक है ना? तो क्यूब पूछा है, पासा भी पूछा है आज, नंबर सीरीज़ के 4 प्रश्न थे, कोडिंग डिकोडिंग के 6 प्रश्न थे, कल नंबर सीरीज़ के कम थे, कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा थी, आज भी कोडिंग डिकोडिंग के ज़्यादा आए हैं, ठीक है? अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के 2 प्रश्न हैं, पेपर फोल्डिंग कटिंग का 1 प्रश्न है, 1 प्रश्न पासा का है, अगली आकृति के आज ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं कि नेक्स्ट आकृति इनमें से कौन-सी होगी, तो 4 प्रश्न अगली आकृति के पूछे थे, साइलॉग के 2 प्रश्न पूछे थे, डायरेक्शन के 2 प्रश्न, वर्गीकरण के 4 प्रश्न, ठीक है? इंग्लिश की बात करते हैं तो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट इंग्लिश है जो सेम टू सेम रह रहा है, कोई भी परिवर्तन इंग्लिश में नहीं आ रहा, हिंदी में भी परिवर्तन आ चुका है, लेकिन इंग्लिश तो भाई यहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है ना? अच्छी आ रही इंग्लिश। एक्टिव पैसिव के 6 प्रश्न थे, अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़्यादा आ रहा था, अब एक्टिव पैसिव ज़्यादा आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 3 प्रश्न आए थे, ठीक है? इडियम फ्रेज में 4, टेंस में 2, पैराजंबल 4, अरेंजमेंट और मिसस्पेल, ठीक है? एंटोसिनो बता रहे हैं, 2 प्रश्न एंटोसिनो से भी आए थे, इडियम फ्रेज ज़्यादा आ रहे हैं, एंटोसिनो कम आ रहे हैं, ठीक है ना? चलिए प्रबंधन की बात करते हैं, तो प्रबंधन की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात, प्रबंधन को हौवा मत समझिए, प्रबंधन बहुत सरल आ रहा है, पूरा प्रबंधन में एनालिटिकल जो रीजनिंग होती है ना, वो पूछ रहे हैं, यानी कि राम घर को जाता है, फिर वहाँ पे से सामान खरीदता है, फिर यहाँ आता है, बीच में उसकी चोरी हो गई, बताइए कि प्रबंधन का कौन-सा उल्लंघन हुआ? ऐसे करके जो है केस स्टडी वाले प्रश्न बन रहे हैं, तो ये प्रश्न कैसे बन रहे हैं, उसकी हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएँगे, कल शाम तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि बड़े-बड़े प्रश्न बन रहे हैं, लोग डर जाते हैं, तो उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, वो हम आपको कल बताएँगे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा और प्रबंधन से जो थोड़े बहुत प्रश्न 5-6 प्रश्न ही आ रहे हैं, जो ऐसे आ रहे हैं, कैसे? परिभाषा वाले। तो बैंकिंग का प्रश्न आ रहा है, 1 प्रश्न बैंकिंग का। आज पूछा था वित्तीय संस्थानों की स्थापना वर्ष से 2 प्रश्न आए थे, ठीक है? डिमांड सप्लाई से 1 प्रश्न बन रहा है, विपणन से बिज़नेस से 2 प्रश्न बन रहे हैं, लेखांकन का 2 प्रश्न, मार्केटिंग से 1 प्रश्न कम हो गए हैं, अब केवल 2 प्रश्न मार्केटिंग के आए थे, संगठन से 1 प्रश्न बन रहा है और सबसे ज़्यादा केस स्टडी से प्रश्न बन रहे हैं। तो केस स्टडी की वीडियो कल शाम तक आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके कि हाँ, वीडियो आ गई है, ठीक है? चलिए अब कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर में इंटरनेट से प्रश्न बन रहे हैं, लैन का प्रश्न बना था, लैन से फुल फॉर्म नहीं पूछा था, लैन के डीपली जाकर पूछा। देखिए अब कंप्यूटर में कैसे प्रश्न बन रहे हैं, अभी तक लोकल एरिया नेटवर्क होता है भाई, ठीक है? फिर पूछा था कि अपने कम क्षेत्र में अगर आपको कोई नेटवर्क लगाना है तो उसको वो कौन से श्रेणी में आएगा, तो लैन में आएगा। अब प्रश्न बहुत अंदर घुस करके पूछ रहा है कि लैन में कौन-सा राउटर लगाया जाता है या फिर कौन-सा कंपाइलर लगाया जाता है, इन सब से प्रश्न बन रहा है, ठीक है ना? तो अब थोड़ा-सा डीप प्रश्न कंप्यूटर में आने लगे हैं। रैम का भी प्रश्न आया था, फुल फॉर्म नहीं पूछी थी रैम की। रैम की फिर से कोई ऐसी अंदर वाली बात कोई जो है रैम के बारे में पूछी गई थी, ठीक है? बाइनरी नंबर आप देखिए, बाइनरी नंबर आने लगा है। बाइनरी नंबर को नंबर चेंज करने के लिए, इन सब में चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए ये सब प्रश्न अब आ रहे हैं। ओएसआई लेयर से 1 प्रश्न था, पावर पॉइंट से 1 प्रश्न था, क्लिपबोर्ड से 1 प्रश्न था, मेमोरी से 2 प्रश्न थे, इनपुट-आउटपुट पहचानने के भी प्रश्न आए हैं, लेकिन इनपुट-आउटपुट काफ़ी डीप था। चलिए, अब बात करते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल मैथ रीजनिंग ज़्यादा हो गई है, क्योंकि 75 से प्लस प्रश्न जो है मैथ रीजनिंग में आज आपको देखने को मिले हैं। मैनेजमेंट के प्रश्न काट दिए हैं उन्होंने, ठीक है? हिंदी के 22 प्रश्न आए हैं, जीके साइंस को मिलाकर के 40 प्रश्न आए हैं। कल जीके साइंस के 50 प्रश्न थे शाम वाले में, आज 40 प्रश्न ही रह गए हैं, ठीक है? कंप्यूटर के भी प्रश्न कम कर दिए हैं, 19 प्रश्न। अब मैथ रीजनिंग को बढ़ा दिया है और मैथ रीजनिंग में कौन-सा आ रहा है, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। मैनेजमेंट के 15 प्रश्न आए हैं, ठीक है? आज के शिफ्ट की कट ऑफ की बात करते हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पर मॉडरेट से जो है हाई की तरफ आज की शिफ्ट थी, तो 140 प्लस कट ऑफ जो है वो जा सकता है। जो भी 135 से 140 के रेंज में होगा, वो लोग यहाँ पर सेफ हैं। अगर जो लोग 135-40 में हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने नंबर ज़रूर बताइएगा कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं और अपना नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ कर जाना है। देखिए मैथ में अगर हम बात करें, तो मैथ में आपको अच्छे से आप नंबर सिस्टम, बॉड मास और थोड़ा-सा आप एडवांस में मेंसुरेशन देख लीजिएगा, ठीक है? यही सारे कैलकुलेटिव वाले प्रश्न देख लीजिए, बाकी टाइम एंड वर्क वगैरह से 1-2 प्रश्न अब आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपके अगले 5-6 दिन में आपका एग्ज़ाम है, तो ये सारी चीज़ें आपको देख कर के जाना है। रीज़निंग में
परेशान मत होइए, कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से कर लीजिए, ऑर्डर रैंकिंग अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? अब क्यूब के प्रश्न आ रहे हैं तो क्यूब, क्यूबॉइड और आपको पासा, डाइस, ये सब अच्छे डाइस वगैरह आपको अच्छे से देख लेना है। कितनी दीवारें रंगी हैं, कितनी छूटी हुई हैं, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है? यही सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ कर के जाना है, ठीक है? बाकी जीके की बात करते हैं तो भाई जीके तो देखो समुद्र है, एमपी जीके अच्छे से पढ़ लो, ऊपर से ही एमपी जीके आ रही है, ज़्यादा कठिन नहीं पूछना है, यही म नदियाँ और जो आपके महल वगैरह हैं, सतपुड़ा को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि बताया हमने सतपुड़ा के काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हैं, तो आगे भी बनते रहेंगे, ठीक है? और आपको कांग्रेस अच्छे से पढ़ कर के जाना है क्योंकि कांग्रेस आज प्रश्न आया है, तो अब ये पूछेगा कांग्रेस। विश्वामित्र पुरस्कार आया है, तो कुमार गंधर्व वगैरह और जो पुरस्कार है, पुरस्कार को आपको अच्छे से पढ़ कर के जाना है। बाकी जो हमसे होता है, वो हम एक्स्ट्रा आपको इसमें बता देते हैं। अब आपको थोड़ी-सी मेहनत और करके जाना पड़ेगा, ठीक है? बाकी अब एक काम आपको करना है, आपको बस ये जो नंबर दिया गया है, अपने प्रश्नों को इस नंबर पर तुरंत सेंड कर देना है, जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, जिससे आगे के लोगों के लिए भी मदद हो सके। बाकी अब आपको ये वीडियो दिखाई देने लगी होगी, जो कंप्यूटर वाली वीडियो हमने बताई है, वो कंप्यूटर वाली वीडियो आपके स्क्रीन पर अब आ गई होगी, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएँगे, सेम टू सेम एग्ज़ैक्ट बिल्कुल सेम टू सेम आपको अगले पेपर में देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं शाम वाले एग्ज़ाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।